सबसे पहले मैं सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक मौर्य। आज मैं आप लोगों की कई बार सूचनाएं जो हमें मिली, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ये दर्शाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यवंशी थे और शाक्यवंशी होने का प्रमाण कई लोगों ने हमसे मांगा और ये कहा, सर ये बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य शाक्यवंशी कैसे थे। कई लोगों ने फिजूल की बातें भी की, बहस भी की। आज आइए मैं आपको पूरी तरह से शंका का समाधान करते हुए बात करते हैं। केसी श्रीवास्तव जी ने एक पुस्तक लिखी, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, और ये पुस्तक आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ये विद्यालय के कोर्स की किताब है, जिसके पृष्ठ संख्या 115 पर बुद्धकालीन भारत के गणराज्य नामक एक हेडिंग है, और जिसमें एक और हेडिंग है जिस पर कपिलवस्तु के शाक्य के बारे में बताया है कि यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित है, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी तथा दक्षिण और पश्चिम में राप्ती नदी स्थित है। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं, जहां से बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातुगर्भ मंजूषा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसे शाक्यवंशी सुकीर्त ने स्थापित कराया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: चातमा, शामगाम, खोमदस, शिलावती, नगरक, देवदह, शक्कर आदि। भगवान बुद्ध की माता देवदह की कन्या थी। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। शाक्य लोग अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे। इसी कारण वे अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। भगवान बुद्ध से संबंधित होने के कारण इस गणराज्य का महत्व काफी बढ़ गया था, किंतु राजनीतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य का कोई महत्व नहीं रहा और यह कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करने लगा। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश बिड्ढव के द्वारा किया गया था, और यहाँ के शाक्य जो थे कौशल नरेश बिड्ढव के भय से कपिलवस्तु को छोड़कर चल दिए। प्राचीन भारत का इतिहास नामक किताब में पृष्ठ संख्या 116 पर पिप्पली वन के मौर्य नामक हेडिंग पर यह दर्शाता है कि मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थे। महावंश टीका से यह पता चलता है कि कौशल नरेश बिड्ढव के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमालय प्रदेश में भाग गए, जहां उन्होंने मोरों की कूक से गुंजायमान स्थान में पिप्पलीवन नामक नगर बसा लिया। मोरों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही वे मौर्य कहे गए। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुआ था। पिप्पलीवन का समीकरण गोरखपुर जिले में कुसुम्भी नामक स्थान के पास राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। लेकिन मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार थे, उन्होंने बहुत गपसप लिखा है। ये मैं नहीं कहता, ये बात प्राचीन भारत के इतिहास में लिखी गई है कि मुद्रा राक्षस के टीकाकारों का जो झूठ है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कि मुरा से मौर्य होने का व्याकरण गलत है।
ये इतिहास में दिया गया कि मुरा से मौर्य होने का इतिहास गलत है। केसी श्रीवास्तव ने लिखा 213 पृष्ठ पर, नंद वंश का चंद्रगुप्त मौर्य से कोई संबंध नहीं था। ये काल्पनिक विवरण साक्ष्य नहीं है। पुराणों का टीकाकार इतिहास तथा व्याकरण दोनों से अनभिज्ञ लगता है। पाणिनि व्याकरण के नियम के अनुसार मौर्य शब्द की व्युत्पत्ति पुल्लिंग मुर शब्द से होगी, मुरा से नहीं होगी। प्रश्न नंबर 213 में मुर शब्द पुल्लिंग है, मुर से मौर्य बनेगा, और मुरा शब्द स्त्रीलिंग है, मुरा से मौर्य बनेगा। अर्थात मुद्रा राक्षस का जो साक्ष्य मौर्यों की जाति के विषय में प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। यह नाटक नंदों को उच्च वर्ण का बताता है, और यहाँ ये बात को इन लोगों का बनाया हुआ नाटक सिद्ध कर दिया गया, जो भारतीय साहित्य तथा विदेशी विवरण के आलोक में विश्वसनीय नहीं है। अतः मौर्य गणराज्य पिपली वन के मौर्य से ही मौर्य वंश चला, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, जो शाक्य वंशी थे। मौर्य वंश की मुरा से जुड़ी हुई मुद्रा राक्षस की जो घटना है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। केसी श्रीवास्तव ने प्रश्न नंबर 213 पर यह सिद्ध कर दिया। मुद्रा राक्षस के टीकाकारों ने जो कथा गढ़ी है वह पूर्णतया कपोल कल्पित है। ये शब्द मैं नहीं, ये केसी श्रीवास्तव के शब्द हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका कोई आधार प्रतीत नहीं होता। कथा सरित सागर तथा बृहत कथा मंजरी काफी बाद की रचनाएं हैं, अतः मौर्य इतिहास के विषय में उन्हें भी प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति में 214 पृष्ठ पर केसी श्रीवास्तव ने दर्शाया कि जैन साहित्य का साक्ष्य इसमें हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। आवश्यक सूत्र की हरभद्री टीका में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के कुल में उत्पन्न बताया गया है। नंद वंशीय शूद्र थे, ये केसी श्रीवास्तव लिखते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि जैन ग्रंथ नंदों को शूद्र बताकर उसकी निंदा करते हैं, जबकि वे मौर्यों को शूद्र उत्पत्ति का संकेत तक नहीं बताते। झूठ फैलाने वाले काल्पनिक पुराणों का उदाहरण दे रहे हैं, परंतु मैं ये भारतीय इतिहास जो IAS और PCS की तैयारी के लिए लिखा जाता है, जिसके माध्यम से मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूं, जो जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सर्वाधिक संतोषजनक बताते हैं। 214 पृष्ठ पर वर्ण निर्धारण में इन विविधि प्रमाणों को आलोचनात्मक समीक्षा के पश्चात ये कहा जा सकता है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का प्रमाण ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक संतोषजनक है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही थे, उन्हें शूद्र अथवा निम्न जातीय सिद्ध करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है, जबकि नंद वंश को जैन ग्रंथों में शूद्र बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर मौर्य वंश पर इससे आगे कुछ जानना चाहें, कुछ सुनना चाहें तो कमेंट करें, और जिसको शंका हो वो किताब का नाम मैंने बोल दिया है, आप किताब ला सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मौर्य वंश पर लोग तरह तरह के लांछन भी लगाते हैं। कोई दासी पुत्र बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैंने जो कहा है वो प्रमाणिक है, और जबकि बाकी जितने भी उदाहरण हैं उनमें केसी श्रीवास्तव ने ये कहा कि वो प्रमाणिक नहीं है, वो सभी काल्पनिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मंगल कामनाएं करता हूँ सभी दर्शकों को। और अगर कुछ और भी वीडियो आप शंका समाधान के लिए जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में हमें उसके बारे में बताएं, जिससे कि हम अगला वीडियो आप लोगों को शंका समाधान के लिए भगवान बुद्ध के बारे में या मौर्यों के इतिहास के बारे में किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप हमें भेजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।